नमस्कार। आज हम वांग जियानलिन और उनके विशाल वांडा ग्रुप साम्राज्य की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से वांग जियानलिन चीन का उपभोक्तावादी स्वप्न जैसे लेखों से है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है उनकी कहानी के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझना। मतलब कैसे एक सैनिक का बेटा चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ। हाँ, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या थी और जो चीन बदल रहा है उसकी उपभोक्तावादी संस्कृति में उनका क्या रोल रहा। सही बात है। तो शुरुआत उनकी पृष्ठभूमि से करें। हाँ बिल्कुल। वांग जियानलिन का जन्म हुआ 1954 में। उनके पिता वो माओ की लॉन्ग मार्च में सैनिक थे। ओह अच्छा, तो वो कम्युनिस्ट क्रांति का एक अहम हिस्सा थे। जी हाँ। और वांग खुद भी 16 साल पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब पीएलए में रहे। 16 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और फिर 80 के दशक के मध्य में सेना से रिटायर होने के बाद वो डालियन शहर की सरकार में काम करने लगे। डालियन, वो तो उस वक्त एक तेजी से बढ़ता हुआ पोर्ट सिटी था, है ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए, सरकारी नौकरी में धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय उन्होंने कुछ और चुना। हाँ, उन्होंने रियल एस्टेट का रास्ता पकड़ा। ये अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ था। जी, और कहा जाता है कि उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स में पुराने जर्जर घरों का नवीनीकरण शामिल था। अच्छा। हाँ, और उसमें खास बात ये थी कि वो हर अपार्टमेंट में बाथरूम लगा रहे थे। बाथरूम? ये उस वक्त चीन में नई बात थी क्या? हाँ, ये उस समय के हिसाब से काफी बड़ा आकर्षण था। शायद यहीं से उन्होंने मार्केट को समझना शुरू किया। हाँ, लगता तो है। और यहीं से उनकी एक खास रणनीति भी शायद उभर कर आती है, सरकारी संपर्कों का इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल। ये डेंग शॉपिंग के बाद का दौर था। चीन की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए ये कॉन्टैक्ट्स बहुत जरूरी थे। और वो वांडा स्पीड के लिए भी तो जाने जाते थे। हाँ, वांडा स्पीड मतलब प्रोजेक्ट्स को इतनी तेजी से पूरा करना कि जो लोकल नेता हैं वो अपने कार्यकाल में ही उसका क्रेडिट ले सके। अच्छा, तो ये स्पीड सिर्फ कंस्ट्रक्शन की नहीं थी, ये पॉलिटिकल भी थी, नौकरशाही को साधने का तरीका कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, ये काफी अनोखा तरीका था। ये वाकई ध्यान देने लायक बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल, 1994 में उन्होंने डालियन सॉकर टीम खरीदी और उसका नाम वांडा रख दिया। क्या ये भी इसी तरह की ब्रांड बिल्डिंग या प्रभाव बढ़ाने की कोशिश थी? हाँ बिल्कुल। ये खेल और बिजनेस का एक शुरुआती मिक्सचर था, ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका। उस वक्त शायद चीन में ये उतना कॉमन नहीं रहा होगा। शायद नहीं। और जहां तक संपर्कों की बात है, 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया था कि शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को वांडा में हिस्सेदारी मिली थी। ओह। हाँ, जिनकी कीमत कथित तौर पर $1 अरब से भी ज्यादा थी। अच्छा, हालांकि वैंग ने तो हमेशा अपनी सफलता का श्रेय कन्फ्यूशियस के आदर्शों और चीनी राष्ट्रवाद को दिया है ना? जी, शायद अपनी एक राष्ट्रवादी उद्यमी वाली इमेज बनाने के लिए। सही समय पे सही जगह होना भी जरूरी था, जाहिर है। 90 के दशक में चीन में उपभोक्तावाद बढ़ रहा था। बिल्कुल। और वैंग ने इस लहर को पकड़ा। शानदार अपार्टमेंट से शुरुआत की, फिर मॉल, होटल, ऑफिस बिल्डिंग्स। हाँ, और अक्सर ये सब एक ही जगह बड़े बड़े वांडा प्लाजा में होते थे, जो पहले शायद खेती की जमीन होती थी। जी हाँ, और उनकी काम करने की स्टाइल में थोड़ी नाटकीयता भी थी। अच्छा, किस तरह की? जैसे कंपनी की जो सालाना बैठकें होती थी, उनमें वो कर्मचारियों के लिए देशभक्ति गीत और पॉप गाने गाते थे। सच में? वो खुद गाते थे। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि चेयरमैन को खुश करने के लिए अलग अलग डिवीजन खूबसूरत गायकों को रिसेप्शनिस्ट रखते थे। क्यों? ताकि वो पार्ट टाइम फोन पर काम करें और बाकी समय सालाना बैठक के गाने की रिहर्सल करें। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग कॉर्पोरेट कल्चर लगता है ना? खैर, जाहिर है उनकी संपत्ति बढ़ती गई। 2016 तक तो वो चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हाँ, करीब $30 अरब की संपत्ति। जी। इस पृष्ठभूमि को देखें, कम्युनिस्ट पिता और अरबपति बेटा, पीढ़ियों का ये जो फर्क है, ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और ये फर्क उनकी पारिवारिक कहानियों में भी दिखता है। वांग ने खुद एक किस्सा सुनाया था कि कैसे उनके पिता, जो पहले अमीरों को खत्म करने की बात करते थे, हाँ, वो बाद में मानने लगे कि बेटे पर निर्भर रहना सिस्टम पर निर्भर रहने से बेहतर है। ओह, ये तो बड़ा बदलाव है सोच में। बिल्कुल। और फिर अगली पीढ़ी देखिए, उनके पोते ने अपने कुत्ते के लिए सोने की एप्पल वॉच खरीदी और वो खबर बन गई। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। ये दिखाता है कि उपभोक्तावाद को लेकर नजरिया कैसे बदला है पीढ़ी दर पीढ़ी। सही बात। वैसे वांग खुद कहते थे कि उनका एकमात्र शाही खर्च
$2000 के सूट हैं। लेकिन असल में तो उन्होंने पिकासो की पेंटिंग से लेकर एटलेटिको मैड्रिड सॉकर टीम, हाँ, और AMC जैसी ग्लोबल सिनेमा चेन्स तक सब खरीदा। तो ये जो मनोरंजन जगत में उनका आना था, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, ये कुछ और था, शायद ग्लोबल दबदबे की चाहत। बिल्कुल। लेजेंडरी पिक्चर्स को खरीदना, जिसने डार्क नाइट, जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्में बनाई, ये सिर्फ बिजनेस फैलाना नहीं था। तो क्या था? ये हॉलीवुड की जो कहानी कहने की ताकत है, जो ग्लोबल कल्चरल प्रभाव है, उस तक सीधी पहुंच बनाने की एक सोची समझी चाल थी। वो सिर्फ हॉलीवुड में घुसना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे टक्कर देना चाहते थे। हाँ, उन्होंने डिज्नी को सीधी चुनौती दी, कहा कि एक बाघ भेड़ियों के झुंड का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा। और वादा किया कि वो डिज्नी के एक पार्क के मुकाबले 20 थीम पार्क बनाएंगे। 20? ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया था कि उन्होंने डिज्नी के पार्कों में जासूस भेजे थे उनके राज जानने के लिए। हाँ, जैसे सड़कों की ईंटें मापना वगैरह। ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है, और शायद थोड़ी निर्भीकता भी। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है, वो सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा की, बदलते हुए चीन की। हाँ, और ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने की एक तीव्र इच्छा की। हमने देखा कि कैसे सरकारी संपर्क, वो वांडा स्पीड और मनोरंजन में बड़ा दांव लगाना, ये सब उनके साम्राज्य के अहम हिस्से रहे। सही कहा। ये कहानी चीन के अंदर जो पीढ़ीगत बदलाव है, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है, और एक उद्यमी की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सबको समेटे हुए हैं। डिज्नी जैसी बड़ी स्थापित कंपनियों को सीधी चुनौती देना, ये उनकी हिम्मत को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी खड़ा होता है। और वो क्या है? इन स्रोतों के आधार पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की आक्रामक विस्तारवादी रणनीति, खासकर ग्लोबल मनोरंजन और रियल एस्टेट बाजार में, हाँ, जिसमें आप स्थापित दिग्गजों से सीधे भिड़ रहे हैं और जो अक्सर भारी कर्ज पर आधारित होती है, क्या ये लंबे समय में टिकाऊ साबित हो सकती है? ये एक अहम सवाल है, इस पे जरूर सोचा जा सकता है।